and welcome to my channel KS Wala. Sorry for bringing the late lecture as I was not feeling well from last 3 days. So इसलिए lecture delay हो गया. But I'm back for the lectures, so I will take 2 to 3 lectures. आज कुछ terms discuss करेंगे. कल और कुछ 10-15 terms में ले आऊँगा. तो almost we have discussed 70 to 80 terms which are very much important. And the last lecture will bring, I have mentioned that जो last lecture होगा that will be on the basis of that Lok Adalats and e-courts in India, which are very much going on in current scenario for the Indian high courts or the different courts which are there in India. तो जो बहुत ही important है in the context कि कैसे judiciary को बहुत ही simple या easy बनाया जा रहा है for the people, घर बैठे वो कैसे check कर सकते हैं अपने judgments को या everything else. So we'll bring all those things for you people. So last lecture में जो हम actually discuss कर रहे थे that was terms related to ongoing cases. कुछ टर्म्स हमने डिस्कस की थी जैसे दिस रेस्ट सब जुडिस हमने देखा था या जिस कैविट हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, तो उसी को मैं दिस कंटिन्यू करूंगा दैट व्हाट आर दैट द डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू ऑनगोइंग केसेस. एक टर्म है थर्ड टर्म वी हैव टू डिस्कस दैट इज एक्स पार्टे. एक्स पार्ट, What is this ex parte? ये क्या होता है? ये एक लीगल डिसीजन है कोर्ट का जब वो अपना जजमेंट सुनाते हैं विदाउट द प्रेजेंस ऑफ अदर पार्टी. अब देखिए नॉर्मली हम जानते हैं पार्टी ए इज देयर जिसने केस किया है किसके खिलाफ, पार्टी बी के खिलाफ. मान लो पार्टी बी जो है ये आ रहा है तारीख, अब तब जानते हो आप तारीख पे तारीख लगती रहती है केसेस की. पार्टी बी आ रहा है हर एक तारीख पे. मान लो कोर्ट ने रखा कि 10 को आना है, ठीक है, फिर ऐसी नेक्स्ट तारीख रखी 15 को आना है, तो ये आते ही जा रहा है. लेकिन ये एब्सेंट रह रहा है, ठीक है, जिसने केस किया था जो डिफरेंट या दोनों में से कोई भी दूसरी पार्टी एब्सेंट रह रही है. एक पार्टी आ रही है दूसरी पार्टी एब्सेंट रह रही है. कोर्ट ने काफी बार समन्स भेजे उसको कि आप आ जाओ केस के लिए, आपका केस इस तारीख को. समन बहुत बार भेजा गया, ना तो वो कोई उसका रिप्लाई देगा, रिटन स्टेटमेंट देगा कि मैं क्यों नहीं आ रहा हूं, और ना तो आ रहा है वो, यानी कि वो इग्नोर कर रहा है सब कुछ. उस टाइम पे कोर्ट क्या करता है, वो खुद ही डिसीजन सुनाता है विदाउट प्रेजेंस ऑफ दिस पार्टी. जो नहीं आ रहा है फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो प्रेजेंट है या नहीं, तो उस टाइम पे कोर्ट जजमेंट सुनाता है, उसी को बोलते हैं लीगल डिसीजन एक्स पार्टी. ठीक है, सो आई विल मेंशन दैट. फिर से बता रहा हूं एक्स पार्टी कैसा डिसीजन है जो डिसीजन कोर्ट लेता है विदाउट द प्रेजेंस ऑफ अदर पार्टी. लेकिन क्यों, ऐसा नहीं है कि एक बार वो एब्सेंट है तो तब डिसीजन लिया जाएगा. ये तब होता है जब बार बार बुलाने पे दूसरी पार्टी नहीं आ रही है, कोर्ट वो इग्नोर कर रही है समन्स भेजने के बावजूद भी, तब जाके कोर्ट ये डिसीजन लेता है. दैट इज लीगल डिसीजन टर्म्ड एज एक्स पार्टी. सो विल मेंशन इन दिस इट इज अ लीगल डिसीजन. इट इज अ लीगल डिसीजन मेड बाय अ कोर्ट without the presence of other party. Made by a court without the presence of other party. Next, it happens when the defendant doesn't appear. It happens when the defendant doesn't appear in the court. Despite being served summons. Despite being served summons, or if they don't submit a written statement, within the required time frame. ये रिटन स्टेटमेंट की बात जो मैं कर रहा हूं ये क्या है, जैसे मैंने पिछली बार कहा था, अगर कोई पार्टी एब्सेंट है केस के दिन तो वो कैविट फिल करते हैं, उस पर रीजन लिखते हैं कि क्यों नहीं आ पाए और हमें कितना वक्त और चाहिए नेक्स्ट तारीख के लिए. अगर कैविट भी आप फिल नहीं कर रहे हो और आप एब्सेंट रह रहे हो तो उस टाइम पे कोर्ट फैसला सुना देता है, दैट इज एक्स पार्टी. ये डिसीजन. नेक्स्ट टर्म इज स्टेटस को. ये भी आप अब देखो, ये सब टर्म्स आप जनरली सुनते हो कोर्ट्स में, जो बहुत ही कॉमन टर्म्स यूज होती है. स्टेटस को का मतलब क्या होता है? इट इज एक्चुअली अ लैटिन फ्रेज. स्टेटस को क्या है? इट इज अ लैटिन फ्रेज. इसका मतलब क्या? एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर. एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर. ये क्या होता है? ये लीगल टर्म्स में कब यूज होता है? फॉर एग्जाम्पल मान लो कि पार्टी ए और पार्टी बी में कॉन्फ्लिक्ट है आपस में जमीन के बेस पे. अब यहाँ पे कॉमन जो J&K में मसला होता है जमीन का ही मसला होता है. एक प्लॉट है, दिस द प्लॉट, इनमें आपस में लड़ाई है कि ये बोल रहे हैं मेरी जमीन है, ये बोल रहे हैं मेरी है.
ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। तो ये केस कोर्ट में चला गया। फॉर एग्जाम्पल ए जो है इस पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहा है, फसल इस पे उगा रहा है जमीन पे। अब जब केस किया बी ने कि ये मेरी जमीन है, ठीक है, इसने ऐसी 2 केस मैंने इसको दे दी थी कुछ टाइम के लिए, इसने अब रख ली है जमीन, ठीक है, तो कोर्ट के पास आया ये। अब क्या है, मान लो कि अब ये जमीन जो है ये अब खाली पड़ी थी, ठीक है, जब से इनकी लड़ाई शुरू होगी तो 3-4 साल से इस पे ये इनको एग्रीकल्चर करने प्रैक्टिस करने नहीं दे रहा था इस पे, यानी कि अभी खाली जमीन पड़ी थी केस करने से पहले। लेकिन जिस दिन केस हो गया, ठीक है, बी ने ए पे केस किया, कोर्ट के पहले निकालता है स्टेटस को, यानी कि जो यहां पे केस से पहले हालात थी, इस जमीन पे कोई एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं करेगा। जैसे ही थी केस से पहले खाली है, तो तब तक ये अब खाली रहेगा ये जमीन का टुकड़ा, जब तक कोर्ट फैसला नहीं सुनाता है। यानी कि वही होता है एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर जो था, अफेयर जो था प्रीसीडिंग द कंट्रोवर्सी। जब कंट्रोवर्सी केस कोर्ट में आ गया, उससे पहले जो हालत थी जमीन पे वही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। यानी कि ए इस पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं कर सकता जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता। वो देखा जाएगा बाद में कोर्ट क्या फैसला देती है, स्टेटस को उसी को कहते हैं। तो यू राइट इन दिस, इट मींस एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर, या यू कैन राइट इट इज अ लैटिन फ्रेज, इट इज अ लैटिन फ्रेज, it is a Latin phrase which means existing state of affair, which means existing state of affair. Next we'll write, in legal terms it is used as the, in legal terms it is used as the last actual and contested state, last actual and contested state of affairs, state of affairs that preceded a controversy, that preceded a controversy. इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या है, accomplice, accomplice, accomplice क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल पर्सन ए, ठीक है, ये कुछ क्राइम कर रहा है और पर्सन बी इसका साथ दे रहा है, इसको बोलेंगे accomplice। कोर्ट इसको बोलता है ये साथ देने वाला है क्राइम में ए का, ए क्राइम कर रहा था, इसने पार्ट लिया या इसने इसकी हेल्प की क्राइम करते हुए, या खुद भी पार्ट लिया इसके साथ, दैट मींस ये क्या है, accomplice, accomplice मतलब साथी। तो कोर्ट इसको बोलता है इन लीगल टर्म्स दैट द वन हु हैज एडेड दिस पर्सन इन कमिटिंग क्राइम, या जिसने क्या किसी का कुछ, यू कैन से दैट कमीशन ऑफ क्राइम में मदद की, या कुछ एड, इनडायरेक्ट एड दिया उस क्राइम को करने में। मान लो फॉर एग्जांपल ए जा रहा है मर्डर करने, बी ने इसको गन ला के दिया, कहीं से रिवॉल्वर लेके दिया, तो ये क्या बन गया, accomplice। दैट इज द थिंग कि कैसे शुरू होता है, दैट बी ने मदद की, ए ने एक्चुअल क्राइम किया, लेकिन जो मदद बी की थी उसको हम बोलते हैं, बी पर्सन को क्या बोलेगा कोर्ट, accomplice। सो राइट इन दिस, अ पर्सन हु हैज टेकन पार्ट, अ पर्सन हु हैज टेकन पार्ट इन, अ पर्सन हु हैज टेकन पार्ट इन और एडेड द कमीशन taken part in or aided the commission of a crime, or aided the commission of a crime. Next term क्या है, subjudice, subjudice, subjudice क्या है, ये एक ऐसा मैटर होता है कोर्ट में जो अभी चल ही रहा है, यानी कि जिसका भी डिसीजन नहीं आया कोर्ट में, डिसीजन पेंडिंग है, हम बोलते हैं दिस मैटर इज सब जुडिस इन द कोर्ट, यानी कि अभी इस पर डिसीजन नहीं आया, इस पर लीगल जो कार्रवाई है, जो कोर्ट की कार्रवाई है वो चल रही है, तो उस मैटर को हम बोलते हैं सब जुडिस। ठीक है, तो आप लिखेंगे इसमें, इट इज अ मैटर पेंडिंग, इट इज अ मैटर पेंडिंग it is a matter pending a decision by a court, pending a decision by a court, by a court. Next term will be
सुमोटो। सुमोटो सुमोटो क्या होता है? जब कोर्ट खुद से ही कुछ करता है, कोई एक्शन लेता है। एक देखो क्या होता है, अगर कोई बाहर कुछ गलत चीज चल रही है, एनवायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहा है कोई, तो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट कोर्ट अगर केस करेगा कि एनवायरमेंट को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, कि बाहर वाले किसी ने केस किया कोर्ट में। लेकिन अगर कुछ ऐसा होगा कि कुछ क्राइम बढ़ रहा है बाहर और उस पर कोई आवाज उठा ही नहीं रहा है, कोर्ट को तब लगेगा कि नेसेसरी है इस पर कुछ करना, कोर्ट खुद से कुछ करेगा, उसे कहते हैं सुमोटो। जब कोर्ट खुद से इंटरवीन करता है किसी मसले में जिससे लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट हार्म हो रहा है, तो कोर्ट जब खुद से विदाउट एनी केस, किसी ने केस किया नहीं, कोर्ट जब खुद से उस पर एक्शन लेता है, दैट इज टर्म्ड एज सुमोटो। सो आप लिखेंगे इसमें, व्हेन कोर्ट में टेक एक्शन, व्हेन कोर्ट में टेक एक्शन ऑन इट्स ओन, टेक एक्शन ऑन इट्स ओन, when facts requiring legal intervention, when facts requiring legal intervention reach its notice, then the court is to be suo motu, is to be suo motu. Is to be suo motu. इसके बाद द इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज बेंच। ये बहुत ही जरूरी आपको पता होनी चाहिए बेंच क्या होता है, क्योंकि इफ यू आर गोइंग टू वर्क इनटू द हाई कोर्ट्स, सो द बेंच टर्म, बेंच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। बेंच क्या होता है? ये क्या है? कंपोजिशन ऑफ जज। अब देखो फॉर एग्जांपल जनरली लोअर जुडिशरी में क्या होता है, ये कोर्ट रूम है, इसमें एक जज यहां पे होता है, वो केस सुन रहा है। लेकिन बेंच क्या होता है? कोर्ट रूम लगता है, इसमें 2, 3 या 5, जिन हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेंच क्या है, यानी कि कंपोजिशन ऑफ जज जो एक केस को सुनते हैं, इसको बोलते हैं हम बेंच। लेकिन जो बेंच है यानी कि कंपोजिशन ऑफ जज 2 या 3 या 4, 5, 6, 7, 8 तक अगर जज बैठे एक ही केस को सुनने में, उसे कहते हैं बेंच। ये बेंच कभी भी लोअर जुडिशरी में नहीं बनता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में बेंच नहीं बन सकता है। ये कहां बनता है? एक तो हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, इसीलिए यू आर गोइंग टू वर्क इनटू द हाई कोर्ट्स, यू हैव टू बी अवेयर अबाउट द बेंच, कौन कौन से बेंच लगते हैं कहां पे? हाई कोर्ट में। ठीक है, सो यू राइट इन दिस, इट इज द कंपोजिशन ऑफ जज, it is the composition of judges sitting to hear a matter, it is the composition of judges sitting to hear a matter in the courts, sitting to hear the matter in the courts. Next you will write, benches are not formed in district courts, benches are not formed in district courts or lower judiciary. Benches are not formed in district courts or lower judiciary, but are formed in high courts, and Supreme Court only. High courts and Supreme Court only. नेक्स्ट क्या है? टाइप्स ऑफ बेंच जो कहां फॉर्म होते हैं? इन सुप्रीम कोर्ट, नॉट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सॉरी। टाइप्स ऑफ बेंच फॉर्म्ड इन हाई कोर्ट्स। कौन कौन सा बेंच होता है? पहला टाइप है डिवीजन बेंच, सेकेंड टाइप विल बी द फुल बेंच, थर्ड टाइप विल बी the special bench, fourth type will be the circuit bench, and last fifth bench will be the permanent bench. तो ये 5 टाइप्स ऑफ बेंच कहां बनाए जाते हैं? हाई कोर्ट्स में। कौन बनाता है बेंच? चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट, क्योंकि हाईएस्ट अथॉरिटी क्या है हाई कोर्ट की? दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट, वही बनाता है डिफरेंट बेंच। लेकिन हम देखेंगे डिफरेंट बेंच किस लिए और कब बनते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम दी डिवीजन बेंच।
तो क्या होगा, डिवीजन बेंच। डिवीजन बेंच क्या होता है, ये एक बेंच है जिसमें मिनिमम 2 जज होते हैं, ठीक है। तो एक बेंच जिसमें कितने 2 जज होंगे, जो फॉर्म कौन करता है, सीजे, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब भी कोई कंसिडर कोई दिस मैटर होता है, कोई भी जहां पे लगता है कि डिफरेंट ओपिनियंस होने चाहिए, एक जज से काम नहीं चलेगा, तो वहां पे 2 जज को बिठाते हैं उस केस में, तो उसी को बोलते हैं डिवीजन बेंच, जो बनाता है सीजे। अब यहां पे फैसला कैसे लिया जाता है, मेजॉरिटी बेसिस पे, यानी कि मान लो 2 जज है, जज 1 जज 2, ठीक है। अगर दोनों ने बोला कि फॉर एग्जाम्पल दोनों का फैसला जो भी है अगर एक जैसा होगा तो वही पता है, लेकिन अगर फैसला जो है वो डिफरेंट होगा, यानी कि 1 जज कुछ और बोल रहा है, 2 जज इसके अगेंस्ट बोल रहा है, यानी कि इसका कुछ और ओपिनियन है, इसका कुछ और ओपिनियन है, तो यहां पे मैटर क्या हो गया, अब मैटर फिर से फंस गया। तो ऐसा केस फिर चला जाता है किसके पास, देन इज फॉर्म दी फुल बेंच, जिसमें क्या होता है 3 या 3 से ज्यादा जज को रखा जाता है, उसे कहते हैं फुल बेंच। जिसमें क्या डिवीजन बेंच के केस अगर उसमें कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी, यानी कि डिफरेंट जज का डिफरेंट ओपिनियन है, वैसा केस चला जाता है किसके पास, फुल बेंच, जिसमें 3 और मोर जज होते हैं, जो फिर से कौन बनाता है, यही सीजे बनाता है, क्या, फुल बेंच। सो आप पहले लिखेंगे डिवीजन बेंच, राइट डाउन डिवीजन बेंच। इट इज द बेंच ऑफ minimum 2 judges formed by CJ यानी कि चीफ जस्टिस to hear regular cases, formed by CJ to hear regular cases. Next लिखिए, decisions are made on majority basis. Decisions are made on majority basis. Next, but if at any point of time bench is equally divided, then that case is referred to a larger bench, that is termed as a full bench. तो नेक्स्ट आप लिखेंगे नंबर 2 फुल बेंच। क्या होता है फुल बेंच, मैं फिर से बता रहा हूं, 3 से या 3 से ज्यादा जज बनाए जाते हैं, कौन, सीजे बनाता है इसको, और जो भी डिसीजन अब ये देगा, जो हमने देखा था यहां से केस यहां आ गया, अब ये जो भी डिसीजन देगा वो बाइंडिंग होगा इस बेंच पे, या अब उसमें कुछ इंटरव्यू नहीं कर सकते। वट एवर डिसीजन आर मेड बाय द फुल बेंच दैट आर एक्चुअली बाइंडिंग ऑन द स्मॉलर बेंच, ठीक है। और ये बेंच कब बनाया जाता है ऑल्सो, जब कभी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स होंगे, हिंदुस्तान के आईन पे सवाल होगा, किसी आर्टिकल के रिलेटेड कोई मैटर होगा, केस होगा, उसको इंटरप्रेट करने की बात होगी, तो कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के लिए क्या बनाया जाता है, फुल बेंच। कौन बनाता है, सीजे ऑफ दैट हाई कोर्ट। सो विल राइट इन दिस फुल बेंच में, इट इज अ बेंच ऑफ 3 or more judges. It is a bench of 3 or more judges formed by CJ of High Court. Next, the decisions made by full bench. Are binding on a smaller bench. Next देखिए, it is also formed for the cases involving important constitutional matters. इसके बाद तीसरा, कौन सा, स्पेशल बेंच। स्पेशल बेंच में क्या है, इसमें भी वही होता है, 3 या 3 से ज्यादा, 3 or more
जज रखे जाते हैं इसमें, कौन सीजे बनाते हैं। लेकिन अब ये स्पेशल बेंच क्या है, ये फॉर्म होता है कि हाई प्रायोरिटी या दिस स्पेसिफिक जो इंपॉर्टेंट केसेस है उनको देखने के लिए जिनमें फैसला जल्दी चाहिए। अब हाई प्रायोरिटी का मतलब ये नहीं है किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा कोर्ट में, उसका केस जल्दी सुना जाएगा। हाई प्रायोरिटी मतलब जहां पे पब्लिक इंटरेस्ट, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट की बात हो, यू कैन से दैट लोगों के फायदे की बात हो, जहां पे एक इंटरेस्ट सर्व हो रहा है पब्लिक का, तो उस टाइम पे स्पेशल बेंच बनाया जाता है, सीजे ऑफ हाई कोर्ट बनाता है, जिसमें 3 या 3 से ज्यादा जज रखे जाते हैं ताकि जल्द से जल्द उन मसलों के जो जजमेंट्स है वो दिए जाए। तो आप लिखेंगे इसमें, इट इज ऑल्सो ए बेंच ऑफ 3 और मोर जज। इट इज ऑल्सो द बेंच ऑफ 3 और मोर जज formed by CJ of High Court. Formed by CJ of High Court. CJ of High Court. Next देखिए, they are formed to handle specific. They are formed to handle specific, high priority cases, high priority cases, or urgent matters, that involve larger public interest, that involve larger public interest, that involve larger public interest। तो आज मैं यहीं पे रोक रहा हूं, एज आई एम नॉट फीलिंग गुड टुडे। तो 3 हमने बेंच डिस्कस किए, नाउ वी आर लेफ्ट विद 2 बेंच, वन इज सर्किट बेंच, अदर इज परमानेंट बेंच। ये मैं कल के लेक्चर में, नेक्स्ट के लेक्चर में कल ही ले आऊंगा आपके लिए, तो कल के में हम देखेंगे ये दोनों बेंच, और साथ साथ आई विल मेंशन सुप्रीम कोर्ट के जो 2 बेंच है वो कौन कौन से, उनका फंक्शन क्या है। तो ऐसे ही वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर टुडे, टेक केयर।